नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बेसिक मंच पर बजते भारत के डंके की, योगी की महा कैबिनेट में 27 बड़े फैसलों पर लगी मोहर की, और अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद नीतीश कांत दुबे के बीच शुरू हुए डिजिटल दंगल की, और आखिर में बात होगी उस ऐतिहासिक इंसाफ की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वायनाड में शुरू हुई लैंड स्लाइड, 2 की मौत, टैंकर गाड़ियां बहा ले गई सुरंग की मिट्टी, कई दबे। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, पीएम मोदी बोले सम्मान मिलना सौभाग्य की है बात। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ आतंकी हमला, 9 पुलिसकर्मी मारे गए। अमित शाह से मिले टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य शुभेंदु शेखर राय, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज। देश भर में बढ़ते विवाद के बीच बिना इथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प दे सकता है केंद्र, विमर्श जारी। तेलंगाना पुलिस का डीएसपी निकला धन्ना से, छापामारी में मिली 300 करोड़ की संपत्ति। सीरिया में बाल बाल बचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, होटल के बाहर हुए तेज धमाके, 6 की हुई मौत। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे, चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से बाढ़ आई, पहाड़ से गिरे पत्थर और मिट्टी से घर दुकानें बर्बाद हुई। बाजार में 4 दिनों की बढ़त पर ब्रेक, सेंसेक्स 104 अंक टूटा, निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। भारत की दहाक और पीएम मोदी का जलवा इस समय पूरी दुनिया में सिर चलकर बोल रहा है। तस्वीरें गवाह हैं कि वैश्विक मंच पर भारत महाशक्ति बनकर उभर रहा है। सोमवार और मंगलवार को जकार्ता की धरती से जो तस्वीरें आईं, उन्होंने चीन से लेकर दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के कान खड़े कर दिए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर इंडोनेशिया पहुंचे और वहां उनका जो स्वागत हुआ वो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि अभूतपूर्व था। आसमान में इंडोनेशिया सेना के लड़ाकू विमान पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे, तो जमीन पर खुद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रोटोकॉल तोड़कर गले मिलने के लिए बाहें फैलाकर खड़े थे। और फिर आज मंगलवार को वो हुआ जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जी हां, इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान वितांग आदिपूर्णा से नवाजा है। ये दोस्ती की वो नई इबारत है जो आने वाले दशकों तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की किस्मत लिखने वाली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। शुरुआत से बात करें तो सोमवार को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इंडोनेशिया की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को हवा में ही चारों तरफ से घेर लिया और सुरक्षा घेरे में लेकर जकार्ता तक आए। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद गले लगाकर पीएम मोदी का ऐसा आत्मीय स्वागत किया कि दुनिया देखती रह गई। वहीं आज मंगलवार सुबह जकार्ता के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। घुड़सवार सैनिकों ने उनकी आगवानी की और इंडोनेशिया की संस्कृति की अनूठी झलक दिखाते हुए शानदार पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस पेश किए गए। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी अपने प्रधान सेवक का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें, इस यात्रा का सबसे बड़ा और भावुक पल वो था जब राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान वितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर पहनाया। दरअसल 1959 में शुरू हुआ ये सम्मान उन विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता, समृद्धि और आपसी संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान दिया हो। वहीं इस सम्मान को पाकर खुश हुए पीएम मोदी ने कहा, आज सुबह मुझे बहुत स्नेह और आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान मेरा नहीं बल्कि कोटि कोटि भारतवासियों का है। ये भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का सम्मान है।
मैं राष्ट्रपति प्रभु की यहाँ की सरकार को जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बता दें, ये यात्रा सिर्फ आओ भगत तक सीमित नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीति और कारोबार का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें भारत के मेक इन इंडिया का डंका बजा। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, तकनीक, चुनाव प्रबंधन, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर मोहर लगी। वहीं इसमें से 5 सबसे बड़े समझौते हुए। ब्रह्मोस मिसाइल की महाडील, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति को लेकर सबसे बड़ा और ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इंडोनेशिया अपने मिसाइल भंडार को और मजबूत कर रहा है और भारत उसे और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों की सप्लाई करेगा। ये भारत की रक्षा कूटनीति की बहुत बड़ी जीत भी बताई जा रही है। अस्त्र मिसाइल का जलवा, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया कायल हो गया है। जकार्ता ने भारत से स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें खरीदने का बड़ा फैसला किया है। सवांग पोर्ट और कनेक्टिविटी, दोनों देश मिलकर सवांग पोर्ट का विकास करेंगे। आपको बता दें कि ये पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का जलगढ़ मद्रू मध्य के पास है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से महज 100 मील दूर है। इस कदम से चीन के माथे पर पसीना आना तय है। इंडोनेशिया के लिए स्पेशल ईवीएम, भारत के चुनाव प्रबंधन और तकनीकी का लोहा अब इंडोनेशिया भी मान रहा है। दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है कि भारत अब इंडोनेशिया की जरूरतों के हिसाब से खास इलेक्ट्रिकल बोटिंग मशीन बनाने में उसकी मदद करेगा। जरूरी खनिजों में निवेश, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए भारत अब इंडोनेशिया में स्टील, निकिल और एयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी निवेश करने जा रहा है। आपको बता दें, भारत यहीं नहीं रुका। पीएम मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बड़े ऐलान किए। भारत में विकसित किए गए हाई क्वांटिटी गेहूं के बीजों की आपूर्ति अब इंडोनेशिया को भी की जाएगी, जिससे वहां की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही दोनों देशों में खेती और कृषि प्रौद्योगिकी की तकनीकी साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अब इंडोनेशिया के डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और भारत की सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां अब इंडोनेशिया के आम नागरिकों को आसानी से मिल सकेंगी। आपको बता दें, साल 2018 में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनने के बाद ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है और पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रमुख के व्यक्तिगत निमंत्रण पर 6 से 8 जुलाई तक यहां आए हैं। इंडोनेशिया का ये दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी सीधे ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इसके बाद उनका न्यूजीलैंड का दौरा भी तय है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस इंडोनेशिया यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक नीतियों को तय करने वाला ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। मिसाइल की गूंज से लेकर मंदिर के संरक्षण तक, ईवीएम की तकनीकी से लेकर सवांग पोर्ट की रणनीतिक चौसर तक, भारत ने इंडोनेशिया में वो दांव खेला है जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जकार्ता की संसद में सांसदों को संबोधित करने और भारतीय समुदाय के बीच जोश भरने के बाद पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे तो भारत इंडोनेशिया के रिश्तों का एक नया स्वर्णिम अध्याय पूरी तरह से लिखा जा चुका होगा। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। लखनऊ के सत्ता के गलियारों में सोमवार को वो हुआ जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की राजनीति में भूचाल ला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महा बैठक हुई, जहां चुनावी समर को फतेह करने के लिए एक के बाद एक जन कल्याणकारी प्रस्तावों की झड़ी लगा दी गई। कैबिनेट की टेबल पर कुल 28 प्रस्ताव आए। माहौल में गजब का जोश था और देखते ही देखते सीएम योगी और उनकी कैबिनेट ने ध्वनि मत से 27 प्रस्तावों पर तो हरी झंडी दे दी, लेकिन जैसे ही 28वां प्रस्ताव सामने आया माहौल एकदम बदल गया।
सीएम योगी की भौहें चढ़ गईं और कैबिनेट ने उस एक प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया, यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर क्या था वो प्रस्ताव जिसने बाबा का पारा चढ़ा दिया, और कौन सी वो 27 सौगातें जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को तोहफा दिया है। आइए जानते हैं इस महा कैबिनेट की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो चलिए सबसे पहले उसी सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिर वो कौन सा प्रस्ताव था जिसे योगी कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त अरबी और फारसी मदरसों के शिक्षकों को ग्रेजुएटी यानी कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला मोटा पैसे का लाभ देने का प्रस्ताव लाया गया था। मदरसा शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनावी साल में उनकी चांदी होने वाली है, लेकिन योगी सरकार ने साफ कह दिया कि अभी बिल्कुल नहीं। सरकार इस मामले में कोई शॉर्टकट लेने के मूड में नहीं है। इसके पीछे सरकार की एक कड़क और साफ नीति है। दरअसल योगी सरकार काफ़ी समय से मदरसों के आधुनिकीकरण पर काम कर रही है ताकि वहां के बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा ना लें बल्कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़कर गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में भी अव्वल आएं। पिछले दिनों में मदरसों के सर्वे भी हुए ताकि उनकी फंडिंग और प्रशासनिक ढांचे की पारदर्शिता का पता चल सके। सरकार का सीधा स्टैंड है कि जब तक पूरी मदरसा व्यवस्था पारदर्शी नहीं हो जाती और राज्य के शिक्षक मानकों पर खरी नहीं उतरती, तब तक सरकारी खजाने पर ग्रेजुएटी देना भारी भरकम वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। नियुक्तियों और सेवा शर्तों की समीक्षा जारी है, इसीलिए बिना रिफॉर्म के ग्रेजुएटी देने से साफ मना कर दिया गया है। वहीं मदरसा शिक्षकों को भले ही झटका लगा हो, लेकिन शाहजहांपुर के लोगों की तो लॉटरी लग गई। स्थानीय लोगों की बरसों पुरानी मांग और पौराणिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए योगी सरकार ने शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका का नाम हमेशा के लिए बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है। साथ ही योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के होमगार्ड और उनके परिवारों को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आप उन्हें आयुष्मान योजना की तर्ज पर 5 लाख रुपए तक का भुगतान, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जमीन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है, जबकि गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के चमचमाते नए अस्पताल बनाए जाएंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई के लिए अब दूसरे राज्यों में भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने राज्यों में ही 3 नए प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें कानपुर में खुलेगा महर्षि योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर को मिलेगा ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यही नहीं, युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को देश का टेक हब बनाने के लिए यूपी स्टार्टअप मिशन 2026 को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बड़े निवेश को खोजने के लिए एक डेटा सेंटर पॉलिसी भी लागू कर दी गई है, जिससे रोजगार की बम्पर बौछार होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस कैबिनेट बैठक का एक और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है किसानों और पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना। जी हां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ जाने माने वाले पशुपालकों के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इस योजना के तहत अगर किसी बीमारी, महाबीमारी, वैश्विक आपदा या एक्सीडेंट में किसी पशु की मौत हो जाती है या वह काम करने के लायक नहीं रहता तो सरकार भारी वित्तीय सहायता देगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बीमा प्रीमियम का 85% हिस्सा खुद योगी सरकार भरेगी। पशुपालकों को सिर्फ 15% देना होगा। सरकार ने दावा किया है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और क्लेम का पैसा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर होगा। अगर पशु हमेशा के लिए दिव्यांग हो जाता है तो भी कंपनी 75% तक का भुगतान करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के कुल 2,28,350 पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें सामान्य और SC/ST प्रोजेनेट दोनों शामिल हैं। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद पशुधन और दुग्ध मंत्री विकास धर्मपाल ने
कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में पशुधन के मामले में नंबर 1 है। देश की जीडीपी में पशुधन का योगदान 5.50% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसका हिस्सा 30% से भी ज़्यादा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव दंगल से पहले योगी सरकार ने अपनी इस महा बैठक के जरिए साफ संदेश दे दिया है। एक तरफ जहां तुष्टीकरण की राजनीति को दरकिनार करते हुए मदरसों में बड़ी रिफॉर्म की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों, युवाओं, होमगार्ड और आम जनता के लिए तिजोरियों का मुंह खोल दिया गया है। नाम बदलने की सियासत हो, मिसाइल जैसी तेजी से विकास करना हो या फिर पशुओं को सुरक्षा देनी हो, योगी सरकार 2027 प्रस्ताव को पास कराकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि बाबा का ये मास्टर स्ट्रोक आगामी चुनावों में कितनी बड़ी जीत की गारंटी देता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अयोध्या की पवित्र धरती से उठी चढ़ावा चोरी की चिंगारी अब दिल्ली और लखनऊ के सियासी गलियारों में एक ऐसा महाज्वालामुखी बन चुकी है जो किसी भी वक्त बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समय आर पार की जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के फाइब्रांड सांसद निशिकांत दुबे के बीच जो डिजिटल दंग शुरू हुआ है, जिसने पूरी सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपको बता दें, आरोप इतने संगीन है कि राम मंदिर के खजाने की चोरी के तार सीधे समाजवादी पार्टी के सुप्रीम से जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद तो अखिलेश यादव का ऐसा रुद्र रूप देखने को मिला कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सार्वजनिक वैधानिक चेतावनी देते हुए 10 मिनट का अल्टीमेटम दे डाला। क्या है ये टिन्नू यादव का पूरा बखेड़ा, आइए जानते हैं इस महा वोल्टेज ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी में। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक धमाकेदार सोशल मीडिया पोस्ट से। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर एक ऐसा दावा किया जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को रातों रात सनसनीखेज बना दिया गया। निशिकांत दुबे ने पुलिस जांच और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड के विश्लेषण का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मुख्य आरोपी है, यानी रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव, वह कथित तौर पर लगातार और नियमित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीधे संपर्क में था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो यहां तक कह डाला कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव से 2 बार नहीं बल्कि 900 से ज़्यादा बार फोन पर बात कर चुके हैं और वह सीधे सपा के मुखिया के इशारे पर ही काम कर रहे थे। यहां तक कि अयोध्या के आचार्य परमहंस ने तो टिन्नू यादव को अखिलेश यादव का भेजा हुआ कालनेमी तक बता दिया। यहीं जैसे ही ये आरोप सामने आया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जवाबी हमला करने में 1 सेकंड की देरी ना की। तलक तेवर अपनाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ही निशिकांत दुबे को घेर लिया और ऑन कैमरा डिजिटल अल्टीमेटम दे दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैदिक चेतावनी है। जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसदों को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्विस्ट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिलेश यादव का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया यूजर्स और ट्रोल आर्मी को भी लपेटे में ले लिया जो इस पोस्ट को शेयर कर रहे थे। अखिलेश ने साफ चेतावनी दी, जो लोग भी ये झूठ फैला रहे हैं वे तुरंत पोस्ट डिलीट करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाएं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। क्योंकि झूठा प्रचार कर रहे। अब मान लीजिए हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है, इस पे तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे एफआईआर दर्ज होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है, न्यायालय। वहीं इसके बाद अब बारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की थी, जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं।
अखिलेश यादव के 10 मिनट के अल्टीमेटम और एफआईआर की धमकी के आगे निशिकांत दुबे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ट्वीट डिलीट करने के बजाय अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज कर दिया और 1990 का वो जख्म हरा कर दिया जिससे सपा हमेशा बचती है। निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए लिखा, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत में जाऊंगा। वहीं इस पलटवार ने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और ये लड़ाई अब थानों से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालतों तक खिंचने वाली है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को पीडीए पर हमला करार दिया। अखिलेश ने हमलावर अंदाज में कहा कि ये चारों का गिरोह जनता के गुस्से के ढेर से अब अपने घरों में दुबका बैठा है और विपक्ष के खिलाफ मनगढ़ंत साजिशें रच रहा है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा तंज कसा और कहा कि ये सोच समझ कर किया जा रहा है। चोर को हर कोई चोर ही नजर आता है। डबल इंजन की सरकार के भीतर की कुर्सी और पावर का टकराव चल रहा है और ये पूरी सरकार इस वक्त वनस्पति के नशे में धुत है। अन्याय अत्याचार हर सीमा लांघ गया है। यही तो है मॉडल कोई सरकार का। कितना बेरहमी के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है, वीडियोस आए हैं उसके। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की ये गलती नहीं है, जानबूझकर गलती करते हैं लोग। पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में कूदते हुए समाजवादी पार्टी के अयोध्या से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दावों की हवा निकालते हुए खुली चुनौती दी है और कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता जो 900 बार फोन पर बात होने का ढोल पीट रहे हैं, अगर उनमें दम है तो इसके ठोस और प्रमाणिक सबूत और कॉल रिकॉर्ड से जनता के सामने सार्वजनिक करें। सुनिए पवन पांडे ने क्या कुछ कहा। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी परंपरा है झूठ बोलने की, जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, विहिप में, अब उसके तहत ये लोग सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इनके प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि 900 से ज्यादा बार अखिलेश यादव टुन्नू यादव की बात हुई। दिन में इतनी बार बात होती थी, अखिलेश यादव के कहने पर टुन्नू ने यह किया। मैं अयोध्या का एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूं, मुझसे आज तक टुन्नू यादव नहीं मिले हैं। हमारी टुन्नू यादव से आज तक फोन पर कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ विहिप के नेताओं को चुनौती देके कह रहा हूं, अगर आप में दम है, आप ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, तो साबित करिए, निकालिए वो सीडीआर जिसमें अखिलेश यादव जी और टुन्नू यादव की बात हुई हो। अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, दोबारा राजनीति नहीं करूंगा। वरना अगर आप साबित न कर पाइएगा तो जो लुटेरा वाला आपके मुंह पे जो काली पुता है लूट का, डकैती का, अपने मुंह को बंद रखिएगा। जो आप चरित्र हनन करते हैं, झूठ बोलते हैं, इस परंपरा को राजनीति में बंद करिए। जाहिर है इस बड़े सियासी संग्राम ने अब देशव्यापी रूप ले लिया है। अयोध्या में हुई चढ़ावे की कथित गड़बड़ी अब महज एक क्राइम केस तक नहीं रहने वाली, बल्कि ये 2026 और आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी कॉल रिकॉर्ड्स के दम पर समाजवादी पार्टी को रामद्रोही और चोरों का मददगार साबित करने पर तुली है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मानहानि और एफआईआर का हंटर निकाल कर ये साफ कर दिया है कि वे बैकफुट पर आने वाले नहीं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव वाकई में निशिकांत दुबे के लिए एफआईआर दर्ज कराएंगे या फिर निशिकांत दुबे कोर्ट में कोई ऐसा सबूत पेश कर देंगे जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। साल 2008 अहमदाबाद की वो खौफनाक शाम कोई नहीं भूल सकता जब आतंकियों ने निर्दोषों के खून से गुजरात की धरती को लाल कर दिया था। लेकिन आज यानी मंगलवार 7 जुलाई 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने इंसाफ की वो सबसे बड़ी अदालत लगा दी है जिसने पाकिस्तान में बैठे आकाओं से लेकर जेल की सलाखों के पीछे बंद गुनहगारों की रूह कांपा देती है। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में निचली अदालत के उस ऐतिहासिक फैसले पर अंतिम मोहर लगा दी है जिसने भारत के न्यायिक इतिहास को बदल कर रख दिया है। जी हां, हाईकोर्ट ने एक दो नहीं बल्कि पूरे
38 खूंखार आतंकियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जिसके बाद ही 11 आतंकियों को अब अपनी पूरी जिंदगी जेल के काले अंधेरे में काटनी होगी, क्योंकि उनकी उम्र कैद की सजा भी बरकरार रहेगी। आज अदालत ने साफ संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक फैलाने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता ही है। वहीं फ्लैशबैक में चलिए और याद कीजिए 26 जुलाई 2008 का वो मनहूस दिन। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन शाम के वक्त अचानक पूरा शहर दहल उठा। महज 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 21 सिलेवार बम धमाके हुए। आतंकियों की हैवानियत देखिए, उन्होंने बेकसूर लोगों को मारने के लिए साइकिलों पर रखे टिफिन बॉक्स में बम छिपा कर रखे थे। हमलावरों ने शहर की बसों, खचाखच भरे बाजारों और यहां तक कि जख्मियों का इलाज करने वाले अस्पतालों तक को नहीं बख्शा। इन धमाकों में 56 से 57 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए और लहूलुहान हुए और जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे थे। धमाकों के तुरंत बाद अहमदाबाद और सूरत के कई इलाकों से जिंदा बम बरामद हुए थे, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया था, वरना तबाही का मंजर और भी भयानक हो सकता था। इस भीभत्स और कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी उस समय के एक गुमनाम आतंकी संगठन इंडिया मुजाहिदीन ने कुछ मीडिया संस्थानों को ईमेल भेजकर लिया था। बताया जाता है कि आतंकियों ने साल 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इस खूनी साजिश को अंजाम दिया था। इस धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन के पीछे लग गईं। बाद में साल 2010 में जब पुणे के जर्मन बेकरी में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 17 लोग मारे गए, तब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इंडियन मुजाहिदीन को प्रतिबंधित कर दिया, आतंकी संगठन घोषित कर दिया, उसकी कमर तोड़ दी गई। इस महाखूनी खेल के बाद सरकार ने गुनहगारों को पाताल से भी ढूल निकालने की कसम खाई थी। कुल 78 आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा गया और 35 अलग अलग केस में दर्ज किए गए। इस पेचीदे मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष स्पेशल कोर्ट बनाई गई। जांच के दौरान एक आरोपी एजाज सैदिक सरकारी गवाह बन गए, जिसने जांच एजेंसियों को आतंकियों के कई राज उगाल दिए। अभियोजन पक्ष ने केस को इतना मजबूत बनाया कि साल में 1150 से भी ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। ये भारत के इतिहास का सबसे लंबा और जटिल आपराधिक मुकदमा बन गया। वहीं करीब 14 साल की सुनवाई के बाद 8 फरवरी 2022 को स्पेशल कोर्ट ने 6700 से ज्यादा पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अदालत ने 49 आरोपियों को दोषी माना, जिसमें से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। भारत के न्याय के इतिहास में ये पहला मौका था जब एक साथ इतने सारे दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई हो। वहीं 11 को उम्र कैद मिली और 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सोचिए इन आतंकियों के फैसले कितने बुलंद थे। साल 2013 में जब ये आरोपी जेल में बंद थे, तब अधिकारियों ने एक और चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा किया था। जेल में बंद इन 7 आतंकियों ने सलाखें तोड़कर भागने के लिए बाकायदा एक लंबी सुरंग खोद डाली थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से आतंकियों की ये साजिश को नाकामयाब कर दिया गया था। वहीं अदालत के नए आदेश के मुताबिक धमाकों में मारे गए लोगों के परिवारों को अब 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए 200 से अधिक लोगों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले विशेष अदालत ने पीड़ितों के परिवार को सिर्फ 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने बाद में बढ़ा दिया था। देखा जाए तो 18 साल लंबा इंतजार, सालों तक कोर्ट कचहरी की कार्रवाई और आखिरकार सत्य और जीत हुई। आज पूरा देश अदालत के इस फैसले को सलाम कर रहा है। तो कुल मिलाकर आज की ये वो बड़ी खबरें थीं जिन्होंने देश की राजनीति से लेकर इंसाफ की चौखट तक एक अमिट लकीर खींच दी है। चाहे बात जकार्ता में भारत के बढ़ते राजनीतिक कदम की हो,
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े और फैसलों की हो, अयोध्या मामले पर जारी आर पार की सियासी जंग की हो, या फिर अहमदाबाद में बेकसूर पीड़ितों को 18 साल बाद मिले उस महाइंसाफ की हो, साफ है कि देश इस समय बदलाव और कड़े फैसलों के एक नए दौर से गुजर रहा है, जहां हर बड़ी खबर सीधे आने वाले कल की तस्वीरें तय कर रही है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।